गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था और लेक्चर नंबर 2 में हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि अगर कोई मेटल रखा हुआ है तो वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो जनरली हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेटल्स की रिएक्शन को देखते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ में। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स को लिखा हुआ है, इन एग्जांपल्स को आपने ध्यान रखना है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। अगर हम पहली बार सोडियम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सोडियम के अंदर जो चमक होती है वो नहीं होती है। लेकिन अगर आप उस सोडियम को नाइफ की हेल्प से यदि कट करें तो कट करने के बाद अगर आप उसकी अंदरूनी सतह को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चमक होती है, वो चमकदार होते हैं। लेकिन कुछ ही समय के अंदर अगर उस कटे हुए सोडियम को यदि आप कुछ देर के लिए ओपन एयर में रख दें तो कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर उनकी जो चमक होती है वो चमक गायब हो जाती है। चमक क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वो अपने आसपास जो एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। सोडियम ऑक्साइड की लेयर बनने के कारण उसकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और ये प्रक्रिया बहुत ही कम समय के अंदर हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सोडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है। उसी तरीके से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि पोटेशियम और सोडियम ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इन्हें हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल मानते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर आपने नोट किया हो तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सबसे पहले हम सैंड पेपर लेकर के मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। क्लीन करने का पर्पज़ क्या होता है कि वो आसानी से जल सके। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को नहीं हटाएंगे तो वो आसानी से फिर जलेंगे नहीं। तो अगर मैग्नीशियम रिबन को हम ओपन एयर में रख दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। अब ये जो लेयर होता है ये बाकी का जो बचा हुआ मेटल होता है उसके अंदर मैग्नीशियम का, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचा लेता है। जिस कारण हम ये कहते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कॉपर है। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं। ओपन एयर में अगर कॉपर रखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप कॉपर को हीट प्रोवाइड करवा दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है। सो कॉपर जब उसे हीट मिल जाता है, ये जो साइन है ये हीट का है, तो कॉपर को यदि आप हीट प्रोवाइड करवा दें तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। तो आपने देखा होगा जो तांबे के बर्तन होते हैं अगर उसके अंदर हम खाना बनाएं तो कुछ समय के बाद जो तांबे का बर्तन होता है वो काला हो जाता है। काला होने का कारण क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो अगर कहीं पर एल्युमिनियम का कोई बर्तन रखा हुआ है तो एल्युमिनियम का जो बर्तन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम के चारों तरफ एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देता है, Al2O3, और ये अंदर जो है ये क्या है, आपका एल्युमिनियम का बर्तन है, एल्युमिनियम वेसल। तो एल्युमिनियम का जो बर्तन है वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बर्तन के चारों तरफ लगा देता है, जिस कारण जो बाकी का एल्युमिनियम होता है वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाता है। हमारा जो बर्तन होता है काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये बाकी का जो बर्तन है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचा लेता है, जिस वजह से हमारा जो बर्तन है वो काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। अब ये जो Al2O3 बनने की जो प्रक्रिया है ये हमारे बहुत काम आती है। ऐसा हम इंडस्ट्री में जो बर्तन हम बनाते हैं एल्युमिनियम की, उसमें भी हम Al2O3 की एक कोटिंग करते हैं ताकि हमारा जो बर्तन है वो काफ़ी लंबे समय तक बचा रहे।
इस प्रक्रिया को हम एनोडाइजिंग की प्रोसेस कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ एनोडाइजिंग की प्रोसेस क्या होती है। आइए प्यारे बच्चों, अब एनोडाइजिंग की प्रोसेस को समझते हैं। एनोडाइजिंग का मतलब होता है एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर का बनाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया की हेल्प लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में हमने डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन हमने भर दिया। अब इसके अंदर एक कैथोड प्लेट होती है और एक एनोड प्लेट होती है। तो हमने एनोड की जगह पर एल्युमिनियम का उस बर्तन का इस्तेमाल किया है जिसके ऊपर हमें Al2O3 की परत चढ़ानी है। तो यहाँ हमने एल्युमिनियम की एक बर्तन ले लिया है, इस तरफ हमारा कैथोड का प्लेट है और इन दोनों को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि एनोड के ऊपर किस तरह का रिएक्शन होता है। तो एनोड की अगर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है H2O, वाटर। तो वाटर क्या करता है, अपने ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन को रिलीज करके जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर देता है। अब चूंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 की एक लेयर बना देती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक लेयर है Al2O3 की। अब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, आप इसे किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं ताकि इसकी अट्रैक्टिव फिनिश आपको मिल जाए। तो इस तरीके से हम एनोडाइजिंग की प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनोडाइजिंग की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, इन मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मीन्स वो बेस प्रोड्यूस करते हैं। कैसे पता हमें कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं? तो हम क्या करते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड बनते हैं उसमें से मोस्टली जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो ये H2O के अंदर अगर आप इसको डालेंगे तो वो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप Na2O को H2O में डालें तो वो NaOH में कन्वर्ट हो जाता है और CaO को यदि आप H2O में मिलाएं तो वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो जितने भी कंपाउंड हैं इन सभी के अंदर OH, OH और OH आयन्स आपको दिख जाएंगे। क्योंकि ये पानी के अंदर OH आयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये बेस है। तो जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी के अंदर जाकर के बेस फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको एल्कली भी बोलते हैं। एल्कली मतलब क्या होता है, जो वाटर के अंदर जाकर के बेस प्रोड्यूस करने की क्षमता को रखते हैं। बट कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये एक मेटल ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड है तो हम ये सोचते हैं कि ये बेसिक इन नेचर होना चाहिए। तो हम इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम इस बेस का एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हम जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक तरफ सॉल्ट बनता है और वाटर को रिलीज करता है। तो जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जिंक क्लोराइड बनाता है और वाटर को रिलीज करता है। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ देखें तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट है और पानी आपका रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जिंक ऑक्साइड जो होगा वो बेस होगा, क्योंकि HCl तो हम जानते हैं कि एसिड है। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। लेकिन अगर उसी जिंक ऑक्साइड को मैं NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो जिंक ऑक्साइड तो बेस था, NaOH भी हमारा बेस है, तो बेस और बेस मिलकर के भी आप देखें तो ये सोडियम जिंकेट प्लस H2O रिलीज करता है। अब सोडियम जिंकेट क्या है, सॉल्ट है, और H2O क्या है, आपका पानी है। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि एक तो हमारा एसिड होना चाहिए रिएक्शन में और दूसरा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अब यहाँ पर NaOH क्या था, हमारा बेस, तो यहाँ पर ZNO क्या हो जाएगा, एसिड। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो किसी रिएक्शन में बेस की तरह भी काम कर जाते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर वही सेम बेस आपका एसिड की तरह भी रिएक्ट कर जाते हैं।
तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं और एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे Al2O3, BeO, ZnO, PbO, PbO2, SnO और SnO2। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। तो इन ऑक्साइड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब हम आगे देखेंगे कि मेटल किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।